2 अक्टूबर गांधी जयंती। महात्मा गांधी जो है वह हमारे भारतवर्ष के राष्ट्रीय चरित्रों के फहरिस्त में अगर देखा जाए ये सर्वप्रमुख नेताओं में से एक रहे, जिन्होंने हमारे भारत को आज वह आकार दिया जो वांछित था। आज जो आप लोकतंत्रात्मक परिदृश्य भारत के अंदर देख रहे हैं, जो आज़ादी हमारे पास है, उसके पीछे महात्मा गांधी का सर्वोपरि योगदान था। महात्मा गांधी का जीवन जो है वह ऐसा जीवन है जिससे हम सभी सीख सकते हैं, वो चाहे छात्र हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे राजनेता हो, जिस भी पद पर, जिस भी स्थान पर आप हैं, महात्मा गांधी का पूरा जीवन चरित्र जो है वह सीखने लायक है। महात्मा गांधी का बचपना यदि आप जानना चाहें तो उनकी एक पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। महात्मा गांधी की आत्मकथा है, हिंदी में भी मिलती है और बहुत ज़्यादा महंगी किताब नहीं, आप सबों को पढ़नी चाहिए। उसमें उन्होंने क्या किया है कि अपने जीवन के बारे में जो सच्ची घटना है, जो उन्होंने गलत भी कुछ कर दिया था बचपना में, वह भी उन्होंने लिखा है और यह भी लिखा है कि कैसे उसमें मैंने सुधार किया। तो आज हम सब जिस स्थिति में है, हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज नहीं है, सामान्य है, विद्यार्थियों के मन में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, लेकिन कभी भी अपने आप को आप जो है कमजोर ना समझें, क्योंकि महात्मा गांधी जैसे महापुरुष भी जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो वह भी एक औसत दर्जे के विद्यार्थी थे, बहुत तेज विद्यार्थी नहीं थे, बहुत सामान्य विद्यार्थी थे। बहुत अच्छा उनका हैंड राइटिंग भी नहीं होता। ये उन्होंने खुद लिखा है अपने आत्मकथा में, अपने ऑटोबायोग्राफी में। तो इसलिए अगर आप अपने विषय में या किसी भी क्षेत्र में अगर आप कमजोर हैं तो ये मत समझिए कि आप आगे भी कमजोर रहेंगे। आप अगर लगातार परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो उनका जीवन चरित्र यह बतलाता है कि आप जो है सफलता के उच्चतम शिखर पर निश्चित तौर पर जा सकते हैं। आज जितने भी महापुरुष के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय पुरुष के तौर पर महात्मा गांधी हो या और कोई भी हो, उनका जीवन जब आप देखेंगे तो आपको लगता है कि यह एक ऐसा प्रतिमान है जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके जीवन चरित्र में वो सभी सूत्र दिए गए हैं जिससे कि हम अपने जीवन को सही रास्ते पर ला सकते हैं। सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी के जीवन के परिचय से अवगत हो जाए, थोड़ा बहुत इनके बारे में जानकारी आप लोगों के पास हमेशा होनी चाहिए। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। इनका जन्म जो है एक सामान्य परिवार में हुआ था। इनका परिवार वैष्णव यानी कि शाकाहारी परिवार था। तो उस परिवार में इनका लालन पालन हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई था और वहाँ पर इनका लालन पालन हुआ। उस परिदृश्य में ये क्षेत्रीय विद्यालय में के लिए, लेकिन इनके पिता इसके लिए तैयार नहीं हुए क्योंकि उनका वैष्णव परिवार था और वैष्णव परिवार में चीर फाड़ वाला नौकरी लोग करना नहीं चाहते थे, कोई भी तरह का हिंसा नहीं करना चाहते थे। जैन धर्म का भी प्रभाव इनके परिवार पर था। तो इनकी पढ़ाई के लिए चयन हुआ कि ये वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए लंदन जाएंगे और बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ने के लिए ये लंदन गए। लंदन में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वहाँ से ये वापस लौटे और फिर बम्बई। इनको एक भारतीय जो व्यापारी थे उनका एक मुकदमा लड़ने के लिए जाना पड़ा, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। जिस तरह हमारा भारत उस समय अंग्रेजों के हाथों गुलाम था, ठीक उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका भी अंग्रेजों के हाथों गुलाम था। और उस दौर में महात्मा गांधी लगभग 1896 के आसपास जो है दक्षिण अफ्रीका गए उनके मुकदमे को लड़ने के लिए। लेकिन जब दक्षिण अफ्रीका वो पहुंचे एक सामान्य वकील के तौर पर, तो वहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया कि वहाँ जो भारतीय प्रवासी रहते हैं, वहाँ जो अश्वेत लोग रहते हैं, उनके साथ अंग्रेज कैसा दुर्व्यवहार करते हैं। और उसी परिस्थिति में रहकर उन्होंने अपने वकालत पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान भारतीयों और उन प्रवासियों की समस्याओं पर दिया। अंग्रेजी सरकार के सामने अपना हक जो है और अपनी मांगों को रखना शुरू किया। इस प्रकार से धीरे धीरे जो मोहनदास था वह महात्मा गांधी बनने के पथ पर अग्रसर हो गया। वह एक सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन उनके अंदर वह संवेदनशीलता थी जो कि हर व्यक्ति में नहीं होती है, अर्थात कि वह दूसरों के कष्ट को भी अनुभव करते थे और खासकर अपने भारतवासियों के कष्ट को अनुभव करते थे। अंग्रेजों की जो गुलामी की जंजीरें थी उससे कैसे भारत को आज़ाद कराया जाए, इस बारे में वो सोचने लगे और लगातार वो अध्ययन करते थे। बड़े बड़े लेखकों के पुस्तकों को उन्होंने पढ़ा, जिसमें कि लियो टॉल्स्टॉय का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव था। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की और उस आश्रम के ही इर्द गिर्द उन्होंने एक आंदोलन का एक ढांचा गढ़ा। महात्मा गांधी के बारे में आपको एक घटना बता देते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जब थे
तो एक ट्रेन से यात्रा करने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया बाकायदे, और टिकट लेकर वो बैठे। लेकिन वहाँ पर भारतीयों का इतना गलत स्थिति था, इतना खराब स्थिति था कि अंग्रेजों ने जब देखा कि एक इंडियन सेकंड क्लास में बैठ गया है तो उन्होंने उनको जबरदस्ती खींचकर रेलगाड़ी से बाहर निकाल दिया। उस समय भी महात्मा गांधी नहीं टूटे। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि हम भारतीयों को, अश्वेतों को दक्षिण अफ्रीका में उनका अधिकार दिलवा कर रहेंगे, और गांधी जी ने वहीं पर पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। अब सत्याग्रह क्या है ये समझ लीजिए। सत्याग्रह गांधी जी का एक ऐसा मंत्र था जिसके माध्यम से वो अपनी मांगों को दृढ़ता पूर्वक रखते थे, लेकिन उन मांगों के पीछे किसी प्रकार की हिंसा की भावना नहीं होती थी। यानी ऐसा नहीं कि किसी मांग को मनवाने के लिए मारपीट किया जाए। महात्मा गांधी के जीवन का मूल मंत्र ही था अहिंसा और सत्य। अहिंसा अर्थात किसी भी प्रकार से, मन से, अपने कर्म से, किसी भी तरह से आप हिंसा ना करें। यहाँ तक कि गाली देना और किसी के बारे में गलत सोचना भी हिंसा की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से अपने दुश्मनों के प्रति भी उन्होंने अहिंसा की भावना को अपनाया और सत्य को मनवाने के लिए अहिंसा के रास्ते पर चले, और पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया। और वही जो समय था, महात्मा गांधी महात्मा बनने के पथ पर अग्रसर थे। बाद में गांधी जी 1914 ईस्वी में भारत लौटे। भारत में उस समय उनको बहुत लोग नहीं भी जानते थे, उतना ज़्यादा उनकी ख्याति नहीं थी। भारत में आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु बने, और गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर उन्होंने 2 वर्ष तक लगातार भारत के अलग अलग इलाकों का दौरा किया। पहली बार महात्मा गांधी ने भारतीय जनता के सामने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में अपना भाषण दिया था, जहां से वो धीरे धीरे लोकप्रिय होना शुरू हो गए। और बाद में भारत के अंदर पहला सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने जो किया वो अपने ही बिहार में किया। बिहार में एक जिला है चंपारण, चंपारण सत्याग्रह के नाम से उसे जाना जाता है। चंपारण में क्या समस्या थी, अंग्रेज जो थे, पूंजीपति अंग्रेज, उन्होंने क्या कर रखा था, वहां के किसानों पर एक ऐसी खेती थोप रखी थी जो किसानों के लिए नुकसानदेह थी। किसानों को वो कहते थे नील की खेती करने के लिए। 20 कट्ठा अगर है तो उसमें 3 कट्ठा, यानी 1 बीघे में 20 कट्ठा होता है, उसमें 3 कट्ठा जबरदस्ती किसानों को नील लगाना पड़ता था अपने खेतों में। और नील लगाने से क्या होता था, खेत जो है वह बंजर हो जाता था, और ये बहुत ही नुकसानदायक खेती थी। फिर भी किसानों को जबरदस्ती करना पड़ता था, क्योंकि अंग्रेज जबरदस्ती वो करवाते थे। गांधी जी को चंपारण के किसान थे रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने इस बात से अवगत कराया। गांधी जी चंपारण गए और अपने आंदोलन, पहला आंदोलन उनका था, पहला सत्याग्रह। तुम लोगों को अगर कोई पूछे कि हमारे भारत में गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह या पहला आंदोलन कौन सा था, तो अपने बिहार में ही उन्होंने पहली बार ये सत्याग्रह किया था, चंपारण। किसान के समर्थन में, और किसानों को राहत भी मिला, अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा, और 3 कट्ठिया पद्धति यानी 3 कट्ठे में जो नील लगाने की व्यवस्था थी उसको खत्म किया गया। बहुत सारे किसानों को मुआवजा भी मिला। इस प्रकार से गांधी जी लगातार धीरे धीरे भारत में जो है लोकप्रिय होते चले गए। गांधी जी ने देखा कि भारत के जनता को अगर आज़ादी चाहिए तो सबसे अधिक जरूरी है एकता, क्योंकि जब तक भारत के सभी धर्म और सभी जाति के लोग एक मंच पर आकर नहीं लड़ेंगे तब तक अंग्रेजों को यहाँ से भगाना मुश्किल है। क्योंकि अंग्रेजी सरकार एक ऐसी सरकार थी जिसका परचम पूरी दुनिया में लहराता था। उस समय अंग्रेजों से हथियार के बल पर लड़ना संभव नहीं था। एकमात्र हथियार था महात्मा गांधी के पास, हुआ था सत्याग्रह और भारतीयों की अटूट एकता। भारतीयों के अटूट एकता के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, और जब खिलाफत आंदोलन हुआ तो मुसलमानों का सहयोग दिया ताकि मुस्लिम और हिंदू मिल करके अंग्रेजों का सामना कर सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी थी। वह एक ऐसी पार्टी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मंच प्रदान कर रही थी, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस जो उस समय था उससे केवल जो शहरी वर्ग के पूंजीपति लोग या कोई अमीर वर्ग के जो लोग थे वही केवल जुड़े हुए थे। सामान्य जनता कांग्रेस से अभी जुड़ी हुई नहीं थी। लेकिन जब गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आते हैं तो उन्होंने सबसे बड़ा जो योगदान दिया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वो यही दिया कि कांग्रेस को जन जन तक पहुंचा दिया। सामान्य जनता भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ने लग गई, और हर एक तबके के लोगों ने जुड़कर महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन किया, क्रांति किया, और उसका परिणाम हुआ कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। और एक ऐसा भारत, और भारत का वह आइडिया जो महात्मा गांधी के मन में था, 1 इंडिया फॉर ऑल, यानी कि हर धर्म हर जाति के लिए ऐसा भारत हो जहां सभी को समान अधिकार मिले। और उस आदर्श के लिए, उस लक्ष्य के लिए गांधी जी ने लगातार आंदोलन किए। अंग्रेजों के हाथों बहुत बार उनको जेल भी जाना पड़ा, और वह फिर भी बार बार आंदोलन करते थे, जिसमें बहुत सारे आंदोलन में जब सबसे पहला आप लोगों को बताया मैंने चंपारण सत्याग्रह है। फिर चंपारण सत्याग्रह के बाद रॉलेट सत्याग्रह भी हुआ था।
अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था, 1919 में एक ऐसा कानून पारित किया था जिसमें बिना किसी अपील, बिना किसी वकील और बिना किसी दलील के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था, केवल शक के आधार पर। और जिसे गिरफ्तार करती थी अंग्रेजी पुलिस, उसके विरुद्ध आप वकील भी नहीं रख सकते, अपनी बात भी नहीं रख सकते हैं कोर्ट में। उस काले कानून के खिलाफ गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह करवाया और इसी का परिणाम हुआ अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर में लोगों की भीड़ जमा हुई थी और वहां पर वो अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगा रहे थे और जनरल डायर नाम का एक क्रूर अंग्रेज था जिसने कि 1000 से अधिक भीड़ थी लोगों की, इसी तरह का फील्ड था, भागने का एक ही दरवाजा था, उस दरवाजा को उन्होंने पैक कर दिया और 1500 राउंड के आसपास गोलियां चली जिसमें कि सैकड़ों लोग मारे गए। और उस जलियांवाला हत्याकांड ने गांधी जी के और पूरे देश के मतलब मस्तिष्क को झकझोर दिया और तब गांधी जी ने तय किया कि अब अंग्रेजों के साथ किसी प्रार्थना पत्र की नीति नहीं चलेगी, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ सीधा आंदोलन होगा। और उस आंदोलन का उन्होंने हथियार बनाया असहयोग को। और असहयोग आंदोलन भारत में गांधी जी का पहला बड़ा आंदोलन था। 1920-1922 के बीच यह असहयोग आंदोलन चला और असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने प्रयास किया कि भारतीयों की तरफ से कोई हिंसा ना हो, लेकिन दुर्भाग्यवश गोरखपुर में चौरी चौरा नाम के स्थान पर 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ, भारतीय आंदोलनकारियों ने एक पूरे थाने में आग लगा दिया और बहुत सारे पुलिस जलकर मर गए। और गांधी जी को ये बात पसंद नहीं थी कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई गलत साधन अपनाएं। लक्ष्य आजादी का था, लेकिन आजादी प्राप्त करने के लिए उन्होंने साधन क्या रखा था, अहिंसा, सत्य और अहिंसा के बल पर उन्होंने जो आंदोलन चलाया था वह था सत्याग्रह। और असहयोग आंदोलन में उनका क्या था लक्ष्य कि हम अंग्रेजी सरकार के साथ असहयोग करेंगे, जो भी अंग्रेजी सरकार के द्वारा बनाए गए शिक्षण संस्थान है उसमें हम पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। अंग्रेजी सरकार के जो विदेशी कपड़े हमारे यहाँ आते हैं उन विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करेंगे। इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत अच्छी लामबंदी की। भारतीय जनता का सहयोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिलने लगा और धीरे धीरे इसी प्रकार नए आंदोलन आए। असहयोग आंदोलन तो हालांकि गांधी जी ने ड्रॉप कर लिया। फिर बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें नमक कानून के खिलाफ गांधी जी ने दांडी यात्रा की। फिर उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। और इस तरह से 1942 के बाद इतना जबरदस्त वो आंदोलन हुआ कि 1947 में हमें आज़ादी मिली। तो गांधी जी का ये पूरा जीवन जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अगर देखा जाए तो वो 1919 से लेकर 1947 के बीच भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अगर हम गांधी युग भी कहें तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि गांधी जी के नेतृत्व में ही ये पूरा फेज चला था। अब है कि हम महात्मा गांधी के जीवन से क्या सीख सकते हैं, जो हमने आपको बताया कि कभी भी अपने आप को कम ना समझें। आप जिस भी दर्जे के विद्यार्थी हैं, आप अगर आज से प्रयास करना शुरू करेंगे तो अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि गांधी जी के जीवन से आप लोग शिक्षा लें और अपने जीवन में सफल बनें।